मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि अगर मैंने मुलाजमत नहीं छोड़ी तो मेरा अच्छा भला घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने बिलाहिर गुप्ता के सामने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया, जिसे इस हबीस मूर्ख ने फ़ौरन कबूल करने से इनकार कर दिया। इसका कहना था कि वो किसी भी कीमत पर इतनी खूबसूरत, समझदार, मेहनती और अपने काम में माहिर सेक्रेटरी से दस्तबरदार नहीं हो सकता। मिस्टर गुप्ता, मैंने तल्ख लहजे में कहा, आप मेरा इस्तीफ़ा कबूल करें या ना करें, लेकिन इतना सुन लें, मैं कल से काम पर नहीं आऊँगी, मेरा हिसाब कर दें। लेकिन क्यों प्रिया देवी, तुम आखिर ये मुलाजमत क्यों छोड़ने पर इतनी मुज़िर हो? इसलिए कि मैं ये मुलाजमत छोड़कर अपना घर बचाना चाहती हूँ मिस्टर गुप्ता। हर औरत के लिए इसके घर हर शय पर मुकद्दम होता है। गोया तुमने अगर ये मुलाजमत ना छोड़ी तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। ये कहते हुए गुप्ता के काले होंठ पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट रक्सा थी। मैंने बेखौफी से इसकी आंखों में आंखें डालकर इस्बात में सर हिलाया। माय डियर प्रिया, किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? तुम्हारे घर दोनों ही सूरतों में बर्बाद होगा। इस्तीफ़ा देने की सूरत में तुम एक बहुत उम्दा मुलाजमत से भी महरूम हो जाओगे, क्योंकि मुझ जैसे जोहर सनाश कद्दर दां बार बार नहीं मिलते। दोनों सूरतों में वो किस तरह? तुम्हारे सवाल का जवाब एक लिफाफे में मौजूद है, गुप्ता ने कहा और फिर दीवार गिर तिजोरी खोलकर अंदर से एक लिफाफा निकाला। लो प्रिया देवी, देख लो, इसके अंदर जो कुछ मौजूद है वो तुम्हें मुतमईन कर देगा कि मैं तुम्हारा कितना बड़ा कदरदान हूँ। मैंने कुछ न समझते हुए उलझते हुए इस लिफाफा उल्टा तो अंदर से कई रंगीन तस्वीर निकलकर मेज पर बिखर गई। इन्हें देखकर मुझ पर यकदम सख्तादारी हो गया। फिर जब गुमगू के आलम में गुप्ता के मकरूर चेहरे की तरफ देखा तो हबीस के होंठों पर मुज़हिका हेज मुस्कुराहट फैली हुई थी। कैमरे की आंख ने उन शर्मनाक लम्हों को मुंजमद कर दिया था जब मैं गुप्ता की मकनातीसी कशिश का शिकार हुई थी। यही वो जंजीर थी गुलामी की, जिसे पहनने की जिम्मेदारी खुद मुझ पर ही आयद होती, जो मेरे बाजू को ही नहीं बल्कि मेरे पूरे शरीर को जकड़कर बंद कर चुकी थी। मैं जिस शख्स की दीवानी थी, इसे दुनिया बॉलीवुड के एक अजीम ड्रामा राइटर और डायरेक्टर के नाम से पहचानती थी। चंद्रगुप्ता सिर्फ सोशल क्राइम्स के मौजू पर बनने वाले ड्रामा सीरियल्स की डायरेक्शन देता था। इसके ड्रामे तहय्युर और तजस्सुस के शाहकार होते थे। यही वजह थी कि इसकी डायरेक्ट की हुई हर ड्रामा सीरीज और सीरियल्स हटकर साबित होती थी। किसी भी मेगा सोप सीरियल पर चंद्रगुप्ता का नाम उसकी कामयाबी की जमानत समझा जाता था। मैं खुद इसकी ज़बरदस्त मद्दाख थी और हर नई ड्रामा सीरियल को कई मरतबा देखती थी। अखबारात और रसायल में शाया होने वाला हर इंटरव्यू बड़े शौक से पढ़ती। टीवी पर दिखाया जाने वाला कोई इंटरव्यू मुझसे नहीं छूटता था। एक रोज़ उसकी प्रोडक्शन एकता ड्रामा कंपनी की जानिब से जब मुलाजमत का इश्तहार शाया हुआ तो मेरी जैसी उम्मीद बार आई। मैं खुद जर्नलिज्म और अंग्रेज़ी में मास्टर कर रखा था। मुंबई की मशहूर ड्रामा अकेडमी से भी 3 साल मुंसलिक रही थी। वहाँ मेरे अंकल मल्होत्रा अच्छे ओहदे पर फाइज थे। वो पापा के अच्छे दोस्तों में शुमार होते थे। अभी मुझे इस अकेडमी को ज्वाइन किए हुए 1 साल ही हुआ था कि पापा का इंतकाल हो गया। मामा का पहले ही देहांत हो चुका था और मैं बड़ी दीदी पायली के साथ रहने लगी। शुक्र था कि घर अपना था, मामूली ही सही। मेरी उम्र 25 साल है, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। यूनिवर्सिटी दौर के एक लड़के अशोक से मोहब्बत हुई थी, जो शादी से पहले ही इस बुरी तरह नाकाम हुई कि मेरा मोहब्बत पर से विश्वास उठ गया। हालांकि मैं ओशा से कम तरीन पुरकशिश और हसीन लड़की नहीं थी, बल्कि अब भी हूँ। लेकिन जाने क्या बात है कि ओशा ने मेरी मोहब्बत, मेरे अशोक को मुझसे छीन लिया। ये गम अगरचे अब हरा ना रहा, ताहम जब भी इस तल हवाके की याद आती तो मन में एक ऐसी हुक उठती कि मेरी आत्मा और शरीर शिकस्त और रेख्त का शिकार होने लगते, मगर मैं खुद को संभाल भी लेती। एकता कंपनी की जानिब से जॉब ऑफर से फ़ायदा उठाने के लिए मैं फ़ौरन चंद्रगुप्ता के शानदार ऑफिस जा पहुंची। चंद्रगुप्ता मेरे लिए एक अफसानवी किरदार बनकर रह गया था। मेरे दिलो दिमाग की ये सोच कर अजीबोगरीब कैफियत हो रही थी कि इंटरव्यू तो एक तरफ रहा, मैं इतनी बड़ी मेहमान शख्सियत का सामना भी कर पाऊंगी कि नहीं। जी हाँ, मुझे मालूम हुआ था कि वो खुद ही इंटरव्यू ले रहा था। चंद्रगुप्ता की शोहरत, काबिलियत, नाम और काम ऐसा था कि हर कोई इससे मिलने की और इसे देखने की आरजू किए बगैर न रह सकता। और मेरी तो और बात थी। चंद्रगुप्ता शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। उम्र 50-55 के पेड़े में थी। सरगंजा तोंद भी कदरें निकली हुई थी। किसी कदर हैरत की बात यह थी कि मैं जो उसके दिल और मन से दीवानी थी। शायद इसकी दौलत, शोहरत, काबिलियत, फन, इज्जत और वकार ने इसकी हर शय पर पर्दा डाल दिया था, जो इसे उम्र रसीदगी या शादीशुदा और बेडोल होने के बावजूद हर किसी को इसका दीवाना बना देती थी। जब इसके शानदार ऑफिस में मेरा इंटरव्यू के लिए नाम पुकारा गया तो मैं अंदर से हिजान रसीदा पत्ते की तरह काम कर रह गई। यूं लग रहा था जैसे अंदर जाते ही इस महान आदमी के सामने अपना सर और अपना सब कुछ झुका दूंगी और हाथ बांध कर विनती करने लग जाऊंगी कि गुप्ता जी, मैं आपकी दासी हूँ, मुझे रख लें। आप जो कहेंगे मैं वो बजा लाती रहूंगी, वाह मुझे आपकी टेबल और चेयर ही क्यों ना साफ करना पड़े। मैं गहरा सांस लेकर अंदर दाखिल हुई, फिर वहां से निकली नहीं, क्योंकि मुझे वहां सब कुछ मिल गया था। अशोक तक को गंवाने का दुख नहीं रहा। मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझने लगी। मुझे एकता ड्रामा कंपनी में जॉब मिल गई, और वो भी कैसी जॉब, चंद्रगुप्ता की सेक्रेटरी की। गुप्ता के साथ काम करके मेरी भी ताज़ीम तकरीम में बेपनाह इजाफा हो गया। जिन लोगों तक रसाई गुप्ता तक नहीं होती तो वो मुझसे मुलाकात को ही बहुत समझा करते थे। अब तो मारे खुशी के मेरे पाँव ज़मीन पर ना टिकते थे।
इस इज्जत अफजाई और एहसान में चंद्रगुप्ता की इस कदर ममनून थी कि इसका रूखा लहजा और काम की बेपनाह ज्यादती को नज़रअंदाज कर दिया करती थी। मेरा ख्याल था हर मशहूर आदमी थोड़ा बहुत क्रैक होता है। एहसानमंदी का यही जज्बा रफ्ता रफ्ता मेरे पैरों में गुलामी की जंजीर बन गया। बहुत से तल हक़ाइक़ का आगे चलकर ऐसा भयानक इंकशाफ हुआ कि मैं खुद भी मजबूर होकर रह गई। इसलिए मैंने अपने लिए गुलामी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। जैसा कि मज़कूर हो चुका है कि गुप्ता एक फरबा अंदाम और बेकशिश आदमी था। शादीशुदा और जवान होते हुए बच्चों का बाप था, लेकिन वो ऐसे मर्दों में था जिनकी गुट्टी में आवारा मिजाजी पड़ी होती है। मुझे इसकी इन गलीज हरकतों का इल्म हो चुका था। बदकिरदारी के कई वाक़यात की तो मैं खुद भी शाहिद थी। तब मैं हैरान होती थी कि हर इन औरतों को इस फरमा अंदाम, बद्दे और बदसूरत मर्द में क्या नजर आता है कि इतनी आसानी से इसके जाल में फंस जाती हैं। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि शोहरत बजाते खुद एक ज़बरदस्त मगनातीसी कशिश होती है जो औरतों को इस कदर सहर ज़दा कर देती है कि बकिया तमाम खामियां और बुराइयां इनकी नज़र से ओझल हो जाती है। फिर एक रात देर तक काम करने के बाद मैं खुद भी इसकी मगनातीसी कशिश का शिकार हो गई। आगे चलकर मैं इसकी मजीद बदफितरती से वाकिफ होती चली गई। चंद्रगुप्ता को दूसरों की खुशियां बर्बाद करने और ज़िंदगी जहन्नम बनाने में बड़ा लुत्फ आता था, लेकिन वो ये काम बड़ी होशियारी और अयारी से करता था कि जुल्म का शिकार होने वाला बावजूद कोशिश के अपने ऊपर होने वाले किसी जुल्म की निशानदेही ना कर सकता था। इसके मंसूबे मुकम्मल और बेदाग होते। वक्त का इंतखाब वो इस तरह करता कि सब कुछ कुदरती तौर पर अंजाम पाता नजर आता। दिल की बात तो ये थी कि मैं अपने मन को किसी भी कोने में ये ख्वाहिश दबी हुई थी कि कभी मौका मिलता तो मैं भी खुद इससे शादी कर लेती, लेकिन इसने मौका दिया ही ना। वो तो बस एक औरत को एक खिलौना समझता था। इस दौरान मैंने एक भले मांस आदमी मुकेश रोबिता से शादी कर ली और अपनी शादीशुदा जिंदगी से शांत होकर सब पर लानत भेज दी। चंद्रगुप्ता या दूसरे इसके साथ क्या मुंह काला करते हैं मुझे क्या, मैं अपनी शानदार जॉब में मगन थी। ताहम अपने पति मुकेश के जब भी रूबरू होती तो मुझे एक मुजरिमाना सा एहसास जरूर होता। वजह यही थी कि इस शैतान गुप्ता ने भी मुझसे शादी करने से पहले कई बार लुकमा बनाया था। कैफ चंद्रगुप्ता जैसे रजील इंसान के एक और मकरूह पहलू का मुझे उस वक्त इदराक हुआ जब मेरी मुकेश से शादी हुई। गर्चे चंद्र ने इस शादी की मुखालफत तो नहीं की और ना ही वो कर सकता था, लेकिन शादी के बाद इसने बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ मेरे घर भी बर्बाद करना शुरू कर दिया। मैं 2 मरतबा अपने पति मुकेश रोबेता के साथ गोवा और खंडाला छुट्टियों पर हनीमून मनाने गई, लेकिन चंद्रगुप्ता ने मेरा हनीमून बर्बाद कर दिया। चंद रोज बाद ही इसके फ़ोन और मैसेजेस आने शुरू हो गए जिनमें हंगामी सूरत हाल की निशानदेही होती और मुझसे फ़ौरन वापस आने की इस्तदा की जाती। मैं खुद भी एकता कंपनी में अपना मुस्तकबिल चयन करने की कोशिश में थी कि एक ज़रा सा नाम हो जाए तो इस नौकरी और चंद्रगुप्ता को हैदराबाद कह दूंगी, और अब मैं इस मौका की तलाश में थी। यूं शादी के फौरन बाद इस मूर्ख मरदूद ने हम नए नवेले मियाँ बीवी के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। चंद्रगुप्ता अक्सर दिन के वक्त दफ्तर से गायब रहने लगा, जिस कारण मुझे रात गए तक ऑफिस में काम करना पड़ता, जो मेरे पति मुकेश को सख्त नापसंद था। सालाना तातीलात के मौका पर भी चंद्रगुप्ता ने वही हरकत की कि हंगामी सूरत हाल पैदा करके मुझे वापस बुला लिया। यूं तस्वीर की नुमाइश के बाद गुप्ता का रवैया मेरे साथ ज्यादा शिफाक हो गया। अब वो मुझे जानबूझकर और बिला जरूरत देर तक ऑफिस में रोकने लगा, जिसका मंतकी और लामहाला नतीजा तलाक की सूरत में निकला। हकीकत पसंदी से देखा जाए तो इस सारे मामले में तमाम तर गलती की जिम्मेदारी मुझ पर ही आती थी। अगर मैं शोहरत की इस कदर भूखी ना होती, अगर मुझे चंद्रगुप्ता के साथ टीवी पर आने और अखबारात और रसायल में गुप्ता की हमरा अपनी तस्वीर छुपाने का इतना शौक ना होता तो एहसानमंदी का जज्बा भी पैदा ना होता। अगरचे मुझे गुप्ता की बदकिरदारी का बखूबी इल्म था, और अगर मैं खुद इस दौरान मजबूत किरदार का मुजाहरा करती और कमज़ोर लम्हों पर गालिब आ जाती तो गुप्ता के किसी खुदकार कैमरे से उन कमज़ोर लम्हों को मुकैयद करना नामुमकिन हो जाता। फिर वो सूरत हाल ही पैदा ना होती जिसने बिलाहिर मेरा घर बर्बाद कर दिया था। लिहाजा दोष सरासर मेरा ही था। गुप्ता मौका परस्त था, इसने मेरी कमजोरियों का भरपूर फायदा उठाया था। शोहरत की इस कशिश ने मुझे गुप्ता जैसे शैतान का गुलाम बना दिया था। अपनी गलती तस्लीम करने के बाद मैं गुप्ता से शदीद नफरत करने लगी। जिस रोज मुकेश ने मुझे तलाक दी वो लेकर मैं गुप्ता के ऑफिस पहुंची और सपाट लहजे में से तलाक हो जाने की इतला दी, जिस पर इसके चेहरे पर एक आसूदा से मुतमईन मुस्कुराहट बिखर गई। यही वो लम्हा था जब मैंने गुप्ता को कत्ल करने का फैसला किया। अगर वो ज़बानी तौर पर मसनूई तासुफ का इजहार कर देता तो शायद कत्ल जैसे इंतहाई इक़दाम का ख्याल मेरे जहन में ना आता, लेकिन वो इंतहाई खुदगर्ज, बेरहम और सिफाक दरिंदा सिफ्त इंसान था। मेरे नज़दीक किसी भी खुदगर्ज शख्स को इंसान नहीं कहा जा सकता। ये इंसानियत की तौहीन थी। चंद्रगुप्ता को कत्ल करने का फैसला करने के बाद मैं इसकी बातें बड़ी तवज्जो से सुनने लगी। इसे जुर्म के मौके पर बोलने का हक था। जाहिर है वो जराइम की कहानियाँ और ड्रामे बनाया करता था, यही इसका मैदान था। इसकी गुफ्तगू का अंदाज भी नासाहिबाना होता था। जिस तरह उस्ताद अपने नातजुर्बाकार शागिर्दों को कोई नुक्ता समझाते हैं, मैंने पहले कभी इसकी बातों पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब जबकि मुझे एक उस्ताद की ज़रूरत थी जो मुझे जुर्म मुकम्मल करने के गुर बता सकता और इनके हामियों की निशानदेही करे जो नातजुर्बाकार मुजरिमों के लिए फांसी का फंदा बन जाते हैं। यूँ कभी कभी मुझे कुदरत की सितम ज़रीफ़ी पर बड़ी हंसी आती है कि खुद मकतूल ही अपने कातिल को बेदाग जुर्म की तरबियत दे रहा है ताकि वो उसे कत्ल करके कानून के हाथों महफूज रह सके।
इस ज़मीन में गुप्ता का कहना था कि कातिल को बड़े सब्र सुकून के साथ सही मौका का इंतजार करना पड़ता है। यूं मुझे भी इस मूर्ख को कत्ल करने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि उजलत पसंदी की वजह से कोई जुर्म भी कामयाब नहीं होता। इसका कहना था कि कातिल को ऐसा हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जिसका ताल्लुक इससे किसी भी तरह साबित न किया जा सके, जबकि मेरी नज़रों में एक ऐसा हथियार था जिसका ताल्लुक इसकी ज़ात से साबित नहीं किया जा सकता था। तीसरा अहम नुकता जो गुप्ता ने मुझे बताया था वो ये था कि कत्ल की वारदात गैर मामूली हालात में नहीं होनी चाहिए। कातिल को चाहिए कि वो इस तरह मनसूबाबंदी करे कि कत्ल का जुर्म इसकी रोज़मर्रा मसरूफियात से हट करना हो, बल्कि इसी में शामिल हो, क्योंकि रोज़मर्रा की मसरूफियात कातिल की बेगुनाही की सबसे बड़ी शहादत होती है। जुर्म की किसी भी वारदात में अगर मामूल से हट कर कोई बात होती है तो पुलिस की तफ्तीश का मरकज़ बन जाती है। मैंने ये नुकता भी अच्छी तरह जहन नशीं कर लिया। चौथा अहम नुकता इसने मुझे बताया कि हर वारदात के लिए पुलिस को एक मुजरिम की ज़रूरत होती है। अगर कत्ल का कोई केस हल नहीं होता तो इस केस की फाइल खुली रहती है और तफ्तीश जारी रहती है। सर पर लटकती हुई इस खतरनाक तलवार से निजात पाने के लिए बेहतरीन सूरत यह है कि पुलिस के लिए एक कुर्बानी का बकरा तैयार किया जाए, ताकि गिरफ्तारी के बाद इस केस की फाइल बंद हो सके। ख्वाह बाद में अदालत इस बकरे को बेगुनाह करार देकर बाइज्जत बरी ही क्यों न करती। आखिरी नुकता बहुत आम था। मैंने कुर्बानी का बकरा तलाश करने के लिए बहुत जहन लड़ाया, बहुत सोचा, लेकिन नाकाम रही। इस नाकामी ने मुझे बेहद मायूस और दिल बर्दाश्त कर दिया। फिर ऐसा वक्त भी आया कि मैंने इस मायूसी और दिल बर्दाश्तगी में चंद्रगुप्ता को कत्ल करने का इरादा ही तर्क कर दिया था। एक रोज ऐसा हुआ कि मैं दफ्तर में तनहा कमेंट्स और हतूत के जवाब टाइप कर रही थी। गुप्ता किसी काम से गया हुआ था कि एक दराज कद जवान सा शख्स अंदर दाखिल हुआ। बाल बेतरतीब, जैकेट के बटन खुले हुए और हुलिये से वो लावाली सा नजर आता था। इसके हाथ में एक जहीम सा लिफाफा था। इस लिफाफे की हालत हंसा थी। मैं समझ गई ये आदमी कोई गैर मारूफ किस्म का मुसन्निफ है जो किसी ड्रामा या कहानी का स्क्रिप्ट लिख के लाया है। मेरा ख्याल है कि आप मिस प्रिया देवी हैं, मिस्टर चंद्रगुप्ता साहब की सेक्रेटरी। मैंने मुस्कुराते हुए इस बात में अपने सर को जुम्बिश दी और बोली, फरमाइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैं दरअसल गुप्ता साहब के पास आया था। महाशय जी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ड्रामे बनाए हैं। जाहिर है वो कहानियों के मुसव्वदे भी पढ़ते होंगे। वो सिर्फ मुंतखब मुसव्वदे पढ़ते हैं। ओह, वो कुछ मायूस सा नजर आने लगा। देखिए मिस, मेरा नाम प्रेम राहू है। मेरा ख्याल है कि आप तशरीफ ले जाने का हुक्म दे देंगी, इसलिए कि आप मुसन्निफ हैं और अपनी कहानी का मुसव्वदा बराह रास्त गुप्ता जी के पास लाए हैं। प्रेम ने इस बात में सर को जुम्बिश दी। मैं इस कहानी पर कई साल से मेहनत कर रहा हूँ। मुलाजमत करते हुए भी तहलीकी काम के लिए वक्त निकालना बेहद दुश्वार हो जाता है। फिर दिन भर की मेहनत के बाद कोई ऐसा काम जिसमें ज़हनी यकसुई की ज़रूरत हो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तब फिर यह गालिबन आपकी पहली तनसीफ है। मैंने उससे पूछा। जी हाँ, प्रेम ने इस बात में सर हिलाया। बहरहाल मिस्टर प्रेम की किसी न किसी तरह इब्तिदा तो करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक कहा मिस, आप मुझे देखिए, गुप्ता जी से मुलाकात के ख्याल ने मुझे कितना नर्वस कर दिया है। इसने अंदर वाले कमरे की तरफ देखते हुए कहा जिसका दरवाजा बंद था। आपको मजीद नर्वस होने की जरूरत नहीं, गुप्ता जी तशरीफ नहीं रखते। वो मुस्कुराते हुए बोली। ओह, प्रेम का चेहरा जैसे बुझ सा गया। फिर कुछ सोचकर उम्मीद अफजा नजरों से मेरी तरफ देखा और बोला, अच्छा ये बताइए मिस, क्या आप ये मुसव्वदा पढ़ सकती हैं जिसे टाइम न किया गया हो, बशर्ते कि उसे पढ़ा जा सकता हूँ। मैंने यूं ही हंसते हुए कहा, मैं तो सदा का बाधत हूँ। प्रेम ने मायूस होते हुए कहा। यही नहीं बल्कि जगह जगह कांट छांट करके इसका बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया है। मालूम होता है कि यह मुसव्वदा आपके लिए बेहद अहमियत का हामिल है। ये सवाल करते हुए दफातन मेरे नज़दीक में रोशनी की किरण कहीं से घुस आई, जिसकी रोशनी में एक मनसूबा परवरिश पाने लगा। मुझे प्रेम और इसके मुसव्वदे के बारे में मजीद मालूमात दरकार थी, जिसकी रोशनी में मुझे फैसला करना था कि आया प्रेम कुर्बानी के बकरे के लिए मौजू है या नहीं। बहुत ज़्यादा, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इस वक्त मेरी कुल कायनात है। मैं रातों को देर देर तक जाग कर इस पर मेहनत करता रहा हूँ। मेरी बीवी ये सोच कर अपनी सेहत बर्बाद करती रही कि कहीं ये रात जगे मेरी सेहत बर्बाद न कर दे। ये कहते हुए वो जोर से हंसा। फिर बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन वो आम लड़कियों से मुख्तलिफ है। इसने हर मुमकिन तरीके से मेरी मदद की है ताकि अपना हाथ मुकम्मल कर सकूँ। इसकी ताबीर पता नहीं कैसी होगी। ताबीर अच्छी ही होगी मिस्टर प्रेम। आपने इस कदर मेहनत की है तो इसका फल जरूर मिलेगा। मैंने हमदर्दी जताते हुए कहा, क्या ख्याल है कुछ देर के लिए मिस्टर गुप्ता जी के कमरे में बैठा जाए? मैं आपसे अभी मुसव्वदे पर बात करना चाहती हूँ। प्रेम कमरे की सजावट देखकर दंग रह गया। इसकी चमकदार लंबी चौड़ी मेज ने इसे मरगूब कर दिया, जिस पर बड़े सलीके से कागजात रखे हुए थे। फर्श से छत तक किताबों की अलमारी बनी हुई थी। चंद्रगुप्ता को कई ड्रामा एंड इंटरटेनमेंट के अकेडमी अवार्ड मिले थे, वो भी एक तरफ सजाए हुए थे। मैं प्रेम को एक एक चीज़ दिखाती रही। वो बड़े शौक से उलट पलट कर इन्हें देखता रहा। इस कमरे की बहुत सी चीज़ों पर इसकी उंगलियों के वादे निशानात साबित हो गए थे। मिस्टर गुप्ता जी जब वापस आएंगे तो मैं उनसे आपकी कहानी पढ़ने की सिफारिश करूंगी। मैंने अब जान छुड़ाने के लिए इससे कहा। वैसे तो वो मुंतखब शुदा मुसव्वदे ही पढ़ते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे कहने पर वो आपकी कहानी पढ़ लेंगे। क्या आप बुध के रोज ठीक 8:30 बजे यहाँ आ सकते हैं? गुप्ता जी वक्त की पाबंदी ना करने वालों को पसंद नहीं करते। जरूर, मैं ठीक 8:30 बजे आ जाऊंगा। प्रेम ने फौरन कहा। मुझे यकीन था कि इसे भी यूं ही लग रहा था जैसे इसकी कहानी का पायलट गुप्ता ने भी अभी से मंजूर कर लिया हो। इस वक्त वो आपको कहानी के बारे में खुद ही बात करेंगे। आपको उनकी ज़बानी मुसव्वदे की कीमत का इल्म हो जाएगा। मैंने प्रेम से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मिस प्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ज़्यादा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं मिस्टर प्रेम, मैंने हंसते हुए कहा।
महाशय गुप्ता जी नए लिखने वालों के लिए किसी कसाई से कम साबित नहीं होते। वो बड़ी बेरहमी से तनकीद करते हैं। मैंने आप जैसे कई नए लिखने वालों को यहाँ से रोते हुए वापस जाते हुए देखा है। मैं इनमें से नहीं हूँ, प्रेम ने पुरसुकून लहजे में कहा। मैं चंद लहजे तोलने वाली निगाहों से उसे देखती रही, फिर बोली, आपके बारे में मेरा भी यही हाल है कि आप रोने से ज्यादा रुलाने में दिलचस्पी रखते हैं। शायद आपका कयास दुरुस्त हो। प्रेम भी हंसते हुए बोला, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं खुद पर काबू रखने की कोशिश करूंगा। बुध के रोज दोपहर के खाने के फौरन बाद चंद्रगुप्ता ने मुझसे कहा, ये प्रेम राहोजा किस किस्म का आदमी है? प्रेम की उम्र 30 के लगभग है, हंसमुख हुस्न-ए-अखलाक आदमी है। वो मुसवदा जो मैंने आपको दिखाया था वो उसकी कुल कायनात है। अफसोस वो अपनी कायनात से अब महरूम हो गया है। चंद्रगुप्ता ने इत्मीनान से कहा, क्या मतलब? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। मतलब ये कि मुझसे मुसवदा गुम हो गया है। गुप्ता के इत्मीनान में जरा सा फर्क भी नहीं आया। क्या वो मुसवदा इस बेचारे के हाथ से लिखा था? इसकी कोई और नकल भी नहीं इस बेचारे के पास हो सकती। ये और भी अच्छा है, इस तरह वो इसे भूलने में जल्द कामयाब हो जाएगा। गुप्ता बदस्तूर इसी बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए बोला, हाँ प्रिया देवी, मेरे जहन में एक ज़बरदस्त प्लाट आया है। मैं इसका हाका तुम्हें लिखवाना चाहता हूँ ताकि इसे फैलाकर एक नाकाबिले फरामोश ड्रामे की कहानी बनाई जा सके। यस सर। मैंने फ़ौरन अपने सेलफोन और एक पॉकेट साइज के रिकॉर्डिंग डिवाइस को ऑन करके मेज़ पर रख दिया। गुप्ता बहुत देर तक ख्यालों में डूबा रहा। मैं साकित बैठी इसके बोलने के मुंतजिर रही। इसने खनकार का गला साफ किया, मेरी तरफ देखा। इस दौरान हम कहानी के मुख्तलिफ मुहासर और इसके प्लाट पर डिस्कशन भी करते रहे। ओके सर। इसके बाद गुप्ता ने जो हाका मुझे सुनाया वो दरमियान में ही मुझ पर हकीकत आश्कार हो गई कि कहानी का प्लाट हूबहू वही था जो इसने प्रेम के गुम हो जाने वाले मुसवदे में पढ़ा था। अलबत्ता गुप्ता के बेपनाह तजर्बे ने प्रेम की कहानी की खामियां दूर कर दी थी और चंद मामूली सी तब्दीलियों ने इसे जानदार बना दिया था। ताहम ये हकीकत अपनी जगह अटल थी कि गुप्ता ने इस बेचारे नए मुसन्नफ की कहानी चुरा ली थी और सबूत खत्म करने के लिए ऐलान कर दिया था कि उसका मुसवदा कहीं गुम हो गया है। चूंकि इस मुसवदे की कोई नकल प्रेम के पास नहीं थी, इसलिए वो किसी भी तरह ये साबित नहीं कर सकता था कि अजीम हदायतकार और प्रोड्यूसर सर चंद्रगुप्ता ने इसकी कहानी चुरा ली है। शाम को मैं सर दर्द का बहाना करके जल्द ही घर आ गई, जहाँ मैंने अपनी बड़ी दीदी पायली के पास रहा करती थी। मैंने सीधा कमरे का रुख किया। रात 7 बजे कमरे से बाहर निकली। मेरी बहन बावर्ची खाने में खाना तैयार कर रही थी। इसे मैंने अपने जाती मामूलात और चंद्रगुप्ता की बात फितरती के बारे में कुछ नहीं बताया था, ना कभी इसकी बुराई की थी। इसके बरक्स इस मरदूद की मैंने तारीफ ही की थी, मगर पायली मुझसे कहती कि इस शख्स ने तुम पर काम का ज्यादा ही बोझ डाल रखा है वगैरह। दीदी, मैंने बहन से कहा, मेरे लिए कुछ मत बनाना, सर में दर्द हो रहा है, मैं सिर्फ दूध पीकर जल्दी सो जाऊंगी। 7:30 बजे मैंने लिबास तब्दील किया, आहिस्तगी से हाबगा की खिड़की खोली, लान की नर्म जमीन पर कूद गई। पायली की हाबगा में अंधेरा था, वो गालिबन अभी बावर्ची खाने में थी। अहाते की दीवारों से चिपकी मैं बैरूनी फाटक तक गई, फिर गली सुनसान देखकर फाटक से कूदकर बाहर आ गई। मामूल के खिलाफ अकबी गलियों में लंबा रास्ता इख्तियार करती हुई मुखालिफ सिमत में वाक़ रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गई। 8:15 बजे मैं अपने दफ्तर के करीब मौजूद थी। पहली मंजिल के कमरे में रोशनी हो रही थी। गुप्ता मामूल के मुताबिक काम कर रहा था। बकिया इमारत तारीकी में डूबी हुई थी। वो एक 3 मंजिला खूबसूरत छोटी सी बिल्डिंग थी जिसमें गिनती के चंद ही दफातर थे। बाहर कैफ मैं इमारत के अंदर दाखिल होकर लिफ्ट के पास गई। एक कोने में दीवार से चिपक कर इस तरह खड़ी हो गई कि बाहर पर गुजरने वाले राहगीरों की नजरों से ओझल हूँ। 8:30 बजने में भी चंद मिनट बाकी थे। मुझे बारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी और चंद लम्हों में ही प्रेम इमारत के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। वह लिफ्ट की जानिब बढ़ रहा था। मैं अपनी जगह से निकलकर बाहर आ गई। प्रेम साहब, मैंने से धीरे से मुखातिब किया। प्रेम ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर कुछ मुतहय्यर सा मेरी तरफ बढ़ा और बोला, आप मिस प्रिया देवी हैं? आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी प्रेम साहब, मैंने घबराए हुए अंदाज में कहा। मैं आपसे दरखास्त करना चाहती हूँ कि आज आप मिस्टर गुप्ता से मुलाकात ना करें, वरना आपको जलील करके बाहर निकाल देगा। जलील करके? मगर क्यों? बात यह है मिस्टर प्रेम, ये कहते हुए मैंने अपनी निगाहें इस तरह झुकाई जैसे बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। बात दरअसल ये है कि चंद्रगुप्ता जी आपकी कहानी के प्लाट पर खुद एक कहानी लिख रहे हैं। क्या? प्रेम ने नाकाबिले यकीन नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने धीरे से इस बात में सर को जुम्बश दी, फिर बोली, मामूली तब्दीलियों के साथ अपनी कहानी मुकम्मल करके वो आपके मुसवदा ज़ाया कर देंगे। आपके पास इसकी नकल भी नहीं है कि आप इससे मसरूका साबित कर दें। प्रेम के बदन को एक झटका लगा। इसकी कमर सीधी होकर रह गई, नथने फूल गई और पेशानी पर उभरी हुई एक एक रग फड़कने लगी। मैं इस कमीने को इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। फिर वो बिखरे हुए अंदाज में तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन मैंने इसे मजबूती से पकड़ लिया। क्या करते हो? पागल हो गए हो? प्लीज़ मिस्टर प्रेम, आप मेरी बात को पूरी तवज्जो से सुने। इस वक्त आपका ऊपर जाना किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। आपके दरमियान गर्मा गर्मी होगी और मिस्टर गुप्ता आपका मुसवदा फौरन फाड़ कर फेंक देंगे और फिर मुमकिन है आप उससे की हालत में कोई ऐसा कदम उठाना बैठे। अगर इस दलील ने यह हरकत की है तो मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। क्या समझता है वो अपने आप को? लेकिन इसमें तमाम तर नुकसान आपका है मिस्टर प्रेम। आपकी सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मैं इसे ज़ाया नहीं होने दूंगा। प्रेम के लहजे में एक अंधा सा एतमाद मौजूद था। अगर मुसवदा बच गया तब भी नुकसान आपका ही होगा। वो किस तरह? आपकी कहानी का प्लाट चोरी करने का मतलब है मिस्टर गुप्ता को आपकी कहानी बहुत पसंद आई है। अगर आपने अपना मुसवदा ज़ाया होने से बचा लिया तब भी इस झगड़े के
बाद गुप्ता फिल्म बनाने के लिए आपकी कहानी कबूल नहीं करेंगे। आप इस वक्त मिस्टर चंद्र गुप्ता से मुलाकात का इरादा मुलतवी करते हैं। मैं इन्हें समझाने की कोशिश करूंगी, वो मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और आज तक मेरी कोई दरखास्त रद्द नहीं। मैं इन्हें इस चोरी से बाज रखने की दरखास्त करूंगी। मिस्टर गुप्ता मेरी बात टालेंगे नहीं, मुझे विश्वास है इस तरह आपका मुसवदा ज़ाया होने से बच जाएगा और फिल्म बनाने के लिए आपकी कहानी कबूल कर लेंगे। प्रेम मेरी बात सुनकर चंद लम्हे गौर करता रहा, फिर पेशानी पर फड़कने वाली रग पुरसकून हो गई। बोला, शायद आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं मिस प्रिया देवी। शुक्र है आप मेरी बात समझ गए, लेकिन प्लीज़ आप इसका किसी से जिक्र भी ना करें, वरना मिस्टर गुप्ता की इज्जत हाथ में मिल जाएगी। ठीक है? नहीं, आप वादा करें कि आप किसी से भी इसका जिक्र नहीं करेंगे। बहुत अच्छा, मैं वादा करता हूँ।